Hello students, now we are doing exercise 1.3 of class 10th mathematics chapter first real numbers. So here is the first question. Prove that root 5 is a rational number. We have to prove that this root 5 is a rational number, and in the introduction part of exercise 1.3 we have already proved that root 2 is a irrational number. सो वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था कि वो सेम मेथड हमें यहाँ पर उसको फॉलो करना है, सेम वो के वो स्टेप्स होंगे. तो एक बार जल्दी से इसको कर लेते हैं रूट 5 इज ए रैशनल नंबर को. तो कैसे सोल्व किया था इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हमने. सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अडॉप्ट करते हैं. इन ऑर्डर टू प्रूव एनी नंबर इज इर्रेशनल नंबर वी अडॉप्ट कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या है, इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है, इसका बिल्कुल अपोजिट हम अज्यूम करके चलते हैं कि लेट दिस इज अ रैशनल नंबर. So let us assume that root 5 is a rational number. तो हमने इसको एक रैशनल नंबर assume किया है. If this root 5 is a rational number, then we know that root 5 as rational number can be represented in p upon q form, numerator upon denominator form. So we can take a upon b. एज दिस रूट 5 इज इर्रेशनल, तो ए अपॉन बी के फॉर्म में पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है इज इक्वल टू रूट 5, वेयर एक कंडीशन और थी कि दिस बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. एक और अजम्पशन हम करेंगे दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका HCF 1 होता है. अच्छे से हमने डिटेल में इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. मतलब जिनका कोई जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, या फिर जिनका क्या होता है HCF 1 आता है, वो ऑल दोज नंबर्स हुज HCF इज 1 आर नोन एज को प्राइम नंबर्स. वो को प्राइम नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बेसिकली इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर ये कहीं पे 5 अपॉन लेट से 30 दिया हुआ है, तो 5 अपॉन 30 नहीं है यहाँ पर. इसको अगर मैं कैंसिल आउट करना चाहूँ, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 1 अपॉन 6 हो गया. 5 और 30 के बीच में पहले कुछ क्या था, HCF 1 नहीं था, इसके कॉमन फैक्टर था दैट इज़ 5. तो HCF 5 होता, मतलब दोनों के बीच में एक 5 कॉमन फैक्टर था जिससे कट सकते थे, लोवेस्ट फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ सकते थे हम. तो हमने इसको अब काट के 1 अपॉन 6 लिख लिया. अब आप देख सकते हैं 1 और 6 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. कुछ कॉमन नहीं है मतलब 1 हमेशा फिर कॉमन होता है. तो 1 के फैक्टर 1 इंटू 1, 6 के फैक्टर 6 इंटू 1, तो कॉमन 1 आ गया, HCF 1 बन गया. तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसी सिचुएशन ली कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी एक कॉमन नंबर से कैंसिल आउट नहीं होते, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. ये है को प्राइम का मतलब. अब इसके बाद हमें क्या करना होता था, को प्राइम नंबर कंसिडर करने के बाद हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है. क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे जो रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर 5 है, इसको रूट से बाहर निकालना है. तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ए अपॉन बी, ठीक है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर. ए अपॉन बी का स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड इन द डिनोमिनेटर वी आर हैविंग बी, सो बी का स्क्वायर इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है. क्यों होता है रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर का मतलब है रूट 5 इंटू रूट 5, और रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होता है, 5, क्योंकि यहाँ पे इस रूट का मतलब है 5 की पावर हाफ इंटू 5 की पावर हाफ. हाफ ऑफ पावर मिलके जब दो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं, ऑन दैट केस द पावर्स विल एड अप एंड हाफ ऑफ मिलके 1 बन जाता है. तो ये 5 की पावर 1 बन गया, यहाँ पर ये हो गया 5 मिल गया हमें. इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस b को इधर ले आते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, ये ऐसा बन गया. अब मुझे ये बताओ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है. आप लोग मुझे यहाँ से देख के ये चीज़ बता सकते हो कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है. ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पर 5b स्क्वायर. ठीक है, तो अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर है, इसका मतलब तो ये हुआ कि ए स्क्वायर के दो फैक्टर्स है. एक फैक्टर हो गया 5, एक फैक्टर हो गया b स्क्वायर, है ना. ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज 5 इंटू बी स्क्वायर, तो इसका एक फैक्टर 5 हो गया. अगर मैं इस वैल्यू को 5 से डिवाइड करता हूँ तो क्या ये डिवाइड होगी, एग्जैक्टली होगी, ये कंप्लीटली डिवाइड होगी. 5 से डिवाइड किया तो 5 से 5 कट गया, और यहाँ पे ओनली ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, है ना. यहाँ पर ये हमें 5 का एक 5 से कंप्लीटली डिवाइड होगी ए स्क्वायर की वैल्यू. इसी बात को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज डिविजिबल
बाय 5। जो ए स्क्वायर जो भी वैल्यू है वो 5 से डिवाइड होती है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी रिगार्डिंग दिस, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 5। क्यों? थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था उसमें हमने ये सारी बातें मेंशन की हैं, हमने पढ़ा था कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये 1.3 थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। तो वहाँ पे इसका डिस्कशन भी दिया था, हमने फील कराया था आपको कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है, अब ए स्क्वायर की वैल्यू जो थी वो 5, हमें पता चला कि ए स्क्वायर जो है उसका एक फैक्टर है 5। तो ए का काम कंप्लीट हो गया। हमने क्या माना था कि यहाँ पर जो को प्राइम नंबर ए और बी के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो एक फैक्टर पता चला कि ए स्क्वायर का तो ए का तो एक फैक्टर 5 है। अब हमें क्या करना है, ये भी दिखाना है कि बी का भी एक फैक्टर 5 है। अगर हम ऐसा कर पाए कि ए का फैक्टर 5 बी का फैक्टर 5, मतलब ये तो दोनों को प्राइम नंबर्स ही नहीं है, दोनों के बीच में HCF1 है ही नहीं, क्योंकि 5 है दोनों का फैक्टर, तो 5 अगर दोनों में है तो कॉमन है, तो 5 HCF आ गया, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे, हमारी बात गलत हो जाएगी और हम बोलेंगे जो हमने एजम्पशन किया था रैशनल नंबर वो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब ए स्क्वायर का काम खत्म हो गया, ए स्क्वायर का फैक्टर मिल चुका, अब बी को प्रूव करेंगे कि बी का एक फैक्टर 5 है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम इसको ऐसे मानते हैं कि a इज इक्वल टू लेट a इज इक्वल टू 2c, सॉरी 5c। ए को मैं मानता हूँ 5c। क्यों मानता हूँ 5c? क्योंकि मुझे पता है, अभी आपने एक स्टेटमेंट लिखी a इज डिविजिबल बाय 5। a अगर 5 से डिवाइड होता है, इसका मतलब क्या है कि कोई नंबर 10 हो सकता है। 10 का मतलब 5 इंटू 2, इसके अंदर 5 था, है ना, ये 5 था। तो यहाँ से हमें पता चला पिछले स्टेटमेंट में, लास्ट स्टेटमेंट में, कि a जो है वो 5 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। अगर a 5 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो 5c हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक फैक्टर उसका 5 है, उसके बाद कुछ नंबर बच जाएगा। अगर 10 है तो दूसरा नंबर 2 हो जाएगा। अगर मे बी ये 50 है तो अगर एक मैंने 5 लिया तो दूसरा फैक्टर क्या हो गया, 10 हो गया। तो ये c है, ये c है, ये हमें कंफर्म हो गया कि 5 है। हमारा जो a है उसके अंदर एक पार्ट, उसका एक फैक्टर 5 है, तो हमने इसलिए उसको एक तो 5 मान लिया, और जो बच गया जो दूसरा नंबर उसको हमने c मान लिया कुछ भी। क्योंकि देखो इसको हम a नहीं मान सकते, यहाँ पे a क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि a की वैल्यू तो 10 है, ये है a, ये है 5 और ये है c क्या है 2 है। इसके अगर 50 था नंबर तो क्या हो गया, 50 क्या था, a था, ये क्या आपका 5 हमें पता है इसका फैक्टर था, और ये बना c। तो एक अलग नंबर निकल के आता है, जैसे ये 2 था यहाँ पे, ये 10 था यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन द नंबर कि कौन सा नंबर लिया है जिसका एक फैक्टर 5 है, तो वो उसका 5 फैक्टर निकालने के बाद, उसमें से 5 निकालने के बाद जो नंबर बचता है वो एक अलग नंबर बचता है। इसलिए हमने उसको माना है 5c, कि a बराबर है 5c के। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर दो इस वैल्यू को। हमारी जो इक्वेशन हमने पहले यहाँ पे बनाई थी, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट? इक्वेशन फर्स्ट है a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है, 5c, सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5c a की जगह आ गया, 5c स्क्वायर था, हमने स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू 5 की जगह 5b स्क्वायर की जगह b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर इज 25, c का स्क्वायर है c स्क्वायर, इक्वल टू एज इट इज आ गया 5b स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि इक्वल टू के LHS RHS में न्यूमरेटर से कैंसिल आउट होता है, तो ये 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अगर आपको ऐसे काटने में प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट को तो कोई बात नहीं, ये यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, नीचे 5 और फिर कटेगा 5 5 जा 25। क्या बच गया, 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, ये बच गया। अब यहाँ से मुझे एक बात बताओ, b स्क्वायर की वैल्यू क्या है? b स्क्वायर की वैल्यू है 5c स्क्वायर, b स्क्वायर की वैल्यू है 5c स्क्वायर। दैट मीन्स जो भी b स्क्वायर की वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये क्या 5 से डिवाइड होती है? अगर मैं करना चाहूँ 5 से डिवाइड तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया ये। तो दैट मीन्स b स्क्वायर का भी एक फैक्टर 5 है ना। तो यहाँ पर अब हमें पता चला कि b स्क्वायर का भी एक फैक्टर 5 है, मतलब b स्क्वायर की जो भी वैल्यू है वो भी 5 से डिवाइड होती है। तो हम इसी बात को लिख सकते हैं एज b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जो b स्क्वायर की वैल्यू 5 से डिवाइड होती है, तो थ्योरम 10.3 क्या कहती है? अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी
अलग प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो उसका स्क्वायर रूट बिना स्क्वायर के भी वो नंबर उसी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा. एज बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. तो हमारा बी भी 5 से डिवाइड होगा. अगर बी भी 5 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब, तो यहाँ पर देखो क्यों लिखा हमने ऐसा, ये थी हमारी थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग. ठीक है, 1.3 थ्योरम यही बताती है हमें. तो यहाँ ये स्टेटमेंट मुझे बता रही है कि जो ए वैल्यू है, जो ए है वो 5 से डिवाइड होता है. मुझे ये स्टेटमेंट बता रही है कि बी जो है वो 5 से डिवाइड होता है, मतलब 5 तो ए और बी दोनों का फैक्टर हो गया. सो बोथ ए एंड बी are having 5 as common factor, so these are not co-prime numbers. तो ये co-prime numbers नहीं है, क्योंकि co-prime number होते तो क्या होता, तो इनके बीच में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं मिलता. तो ये दोनों के दोनों को-प्राइम नंबर्स नहीं है. तो इसने क्या करा, हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया. बिल्कुल हमने जैसा माना था उसके अपोजिट रिजल्ट्स आ रहे हैं. सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर अजम्पशन. इसने हमारे अजम्पशन को क्या किया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया. तो कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं जो हमने माना था कि ये रैशनल नंबर है वो क्या है, गलत माना था. सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर अजम्पशन दैट √5 इज आ रैशनल नंबर. सो √5 इज रैशनल, इसलिए ये क्या है, √5 इर्रेशनल नंबर है. ये हो गया प्रूव. ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड. तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अब नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड.